जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग 64 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें साथियों हिंदी व्याकरण, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है यह है सर्वव्यापी। तो जो भी साथी चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? सर्वव्यापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महत्व में त्व प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है चंचला, अमला और इंदिरा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, ना कि लक्ष्मी का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है, इसको बताना है क्या कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चिन्ह को बोला जाता है अर्ध विराम। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या बोला जाता है? अर्ध विराम। और इस प्रकार से जो चिन्ह होता है, इसको बोला जाता है पूर्ण विराम। क्या बोला जाता है? पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, मंझन की एकमात्र ज्ञात रचना कौन सी है। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और क्लास का समय है रात 8 बजे से, तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। तो मंझन की एकमात्र ज्ञात रचना इसमें से है मधुमालती। याद कर लीजिए कौन सा है? मधुमालती। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट नंबर 41 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको भी एग्जाम के लिए डेली इस प्रकार से एक नोट्स चाहिए तो आपको भी मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है। तो जिस शब्द में संख्यावाचक आता है, पहला पद संख्यावाचक हो, वो होता है द्विगु समास। तो पंचामृत में पंच यानी 5 आ रहा है, तो ये आपका द्विगु समास है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आगे अभी जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। और साथियों, जिन्होंने अभी तक इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। बैच में आपको क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स और पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन रामविलास शर्मा। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है।
तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा यहाँ पे पौर्वात्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। ये पाश्चात्य का विलोम है। शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। पूर्ववर्ती का विलोम होता है पश्चातवर्ती। विदेशी का विलोम होता है देशी। चलिए आगे देखते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन से थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको याद कर लीजिए, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ये सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय थे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्णदेव या फिर कर्णदेव। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कर्णदेव के हार के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। यानी कि अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, इसके सुनहरे सौंदर्यीकरण को किसने किया था? तो ये किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा जो है ये संसद का निचला सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन है। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? तो राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा होता है। क्या होता है? राजकोषीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद के बारे में बताया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे तो 35 साल। आगे बढ़ते हैं। वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अंत समाप्त हो गया। बताइए किस वर्ष में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ था, बताना है। सही जवाब है 1818, 1817, 18। ठीक है, मराठा साम्राज्य का अंत माना जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? अच्छा, तट रेखा वाला राज्य क्या है? तो भारत में टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे से सटता है, उसी को बोला जाता है तट रेखा वाला राज्य। जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो गुजरात से लेकर, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है समुद्र के किनारे लगने वाला राज्य है। तो इस प्रकार टोटल 9 राज्य है जो समुद्र से लगता है। इधर से 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर से और 4 राज्य इधर से है। तो टोटल 9 राज्य समुद्र के किनारे लगता है। तो 9 में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है कि क्या है? गुजरात है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी?
तो इम्फाल की लड़ाई 1944 में। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। तो संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था? अब यह प्रावधान खत्म हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो 2 सदस्य को लोकसभा में नामित किया जाता था वो प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। अब केवल राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। तो वही बोला गया है किस अनुच्छेद के तहत करता था, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 331 के तहत। किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? देखिए, म्यांमार का ही पुराना नाम है वर्मा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है 1948 में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था, 1948 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इस गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी हो जाएगा। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और कहाँ जाकर मिलता है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताइए? एक होता है ब्लड मून और एक होता है सुपर मून। सुपर मून कब होता है? तो सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा और धरती के बीच में दूरी सबसे कम हो जाती है। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब चंद्रमा और धरती के बीच में दूरी जो है डिस्टेंस ये मिनिमम होता है तब इसको बोला जाता है सुपर मून। और ब्लड मून का उपयोग किसके लिए होता है? तो चंद्र ग्रहण के लिए ब्लड मून का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंद्र ग्रहण। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था बताइए? मित्र मेला जो है ये किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो इसको याद कर लीजिए, 1899। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वीर सावरकर ने ही 1904 में एक सोसाइटी की स्थापना किया था। कौन सा? तो अभिनव भारत सोसाइटी, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया था बताइए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट बाजार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, उत्पाद बाजार या फिर प्रोडक्ट बाजार। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध जो है अंग्रेज और चाइना के बीच में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार का दौरा किया था बताइए? सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के राजदूत थे, तो इन्होंने मुगल शासक किसके दरबार में दौरा किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है? नदी घाटी जिसको गॉर्ज बोला जाता है, ये कौन सी है सबसे गहरी?
तो यह है काली गंडक गॉर्ज। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? अच्छा क्वेश्चन है, लगाते चलिए आप लोग। इसका आंसर है सिंधु नदी। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो जल वाष्प। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। तो ये है आपका ताम्र यानी कॉपर। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? इसमें से कौन सी आहार नलिका है? तो ग्रास नली, ये आहार नलिका है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए ग्रास नली जो है ये गले को पेट से जोड़ती है। कौन? ग्रास नली। वायुमंडल के उच्च स्तर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर आधारित डैश का एक उत्पाद है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यूवी रेडिएशन। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है यूवी रेडिएशन का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? इसमें से बताइए। तो टीन का गलनांक अल्पतम होता है, सबसे कम होता है यहाँ पर। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चारों ऑप्शन में से टीन का गलनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो ये किया था स्टेफनी लुइस कोलेक ने। किसने किया था? स्टेफनी लुइस कोलेक, एक अमेरिकी रसायनज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने ही केवलर का आविष्कार किया था। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? बताइए। तो स्केडियम के 13 समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बताइए इसका आंसर। तो जर्कोनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Zr होता है। परमाणु संख्या 40 होता है। कितना होता है? 40। लेकिन यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, ये लगभग 91.22 होता है। कितना? 91.22, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंशवाहक यानी उष्मारोधी नहीं है? इसमें से बताइए उष्मारोधी कौन सा नहीं है? तो उष्मारोधी का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसको उष्मारोधी इंसुलेटर कहा जाता है। यह है जैसे कि पारा, ये उष्मारोधी नहीं है, ठीक है। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यहाँ डी किसके लिए उपयुक्त हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर डी जो है डायोप्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है, डायोप्टर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो इसका सही जवाब है कनाडा बेल्सम। इसका जो अपवर्तनांक होता है क्राउन ग्लास का निकटतम है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए डायरेक्ट आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है यानी कैटायन है? तो याद रखिएगा अमोनियम। पहला ऑप्शन आपका सही है, अमोनियम। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है?
तो विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए होता है विडाल परीक्षण। एड्स के लिए होता है एलिसा परीक्षण। ठीक है, याद रखिएगा एलिसा परीक्षण। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर एक वायरस है, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा चेचक होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ये सब लवण घुले होने के कारण होता है। और इसकी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा, जिसको धोवन सोडा बोला जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है, इसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था बताइए? तो सभी को पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। तो सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है बताइए? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में बताइए। तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। तो देख सकते हैं इसमें कार्बन 3 होता है, हाइड्रोजन 8 होता है। तो 3 और 8 चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। बेंजीन अणु की संरचना में बंद कोण कितना होता है? कितना डिग्री बताइए अंश में? तो बेंजीन जो है इसका सूत्र होता है C6H6। ये जो है 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है और इसमें बंद कोण जो होता है 120 डिग्री होता है। कितना? 120 डिग्री के करीब। टॉर किसकी एक इकाई है? याद करते चलिए फटाफट से। तो टॉर जो है ये दबाव की ही इकाई है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। दाब का SI मात्रक पास्कल भी होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है। इसका निर्माण 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था। तो कन्याकुमारी दिया हुआ है, देखिए। डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। बताइए किन्होंने लिखा था? तो तुलसीदास ने। आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना किया है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? शहीद दिवस। याद रखिएगा 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम। तो यांगत्से नदी। ठीक है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन और एशिया दोनों में सबसे लंबी नदी है कौन सा? यांगत्से नदी। और यांगत्से नदी जो है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ये जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच विवाद का विषय था। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में, इसको याद रखिएगा। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, कौन सा? दर्रा। बताइए। श्रीनगर एक तरफ, दूसरी तरफ कारगिल और लेह, तो श्रीनगर और कारगिल लेह के बीच कौन सा दर्रा है? तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा है। कौन सा है? जोजिला दर्रा। एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है, प्रत्येक कितने वर्ष में? बताइए। तो याद रखिएगा प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है एशियाई खेल को। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का स्थान प्राप्त किया? तो ये है नरेंद्र मोदी। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन, 128 वर्षों के बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। लॉस एंजल्स 2028, ठीक है, लॉस एंजल्स 2028, चौथा ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार था। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। बैच में आपको सब कुछ दिया जाएगा, डेली क्लास मिल जाएगा जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, और उसके बाद क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करके ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल में शो होगा पेमेंट करने का ऑप्शन। तो ये वाला बैच देखिए बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल सबसे नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको स्कैनर मिल जाएगा। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिए।